जय सिया राम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट में फॉर्म कैसे बनाते हैं। HTML के अंदर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मैं अभी अपने VS कोड के अंदर हूँ और VS कोड के अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। इस फोल्डर के अंदर जाके मैं जल्दी से एक नई फाइल बना ले रहा हूँ और मैं जो फाइल का नाम रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ form.html। form.html लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं अपनी फाइल के अंदर आ चुका हूँ। जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा। ये हमारा HTML का कोड आ गया। यहाँ पे हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्म इन HTML। अब बॉडी के अंदर H1 टैग लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म इन HTML। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ और लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। ये हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया। ये हमारा ब्राउज़र के अंदर फॉर्म इन HTML आ रहा है। अभी फ़िलहाल में हमने फॉर्म में कुछ भी नहीं बनाया है। तो HTML के अंदर फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म टैग होता है। तो बॉडी के अंदर जाके H1 के बाहर जाके मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्म लिख के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो फॉर्म एक्शन इक्वल टू डबल कोड आ गया और यहाँ पे स्लैश फॉर्म के अंदर जाके मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म टैग के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है। अब ये एक्शन क्या काम करता है? तो हमारे पास फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे फॉर्म का फ्रंट एंड और एक होता है हमारे फॉर्म का बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? तो जो फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट करने का जो हमारे पास चीज़ होती है वो होता है हमारे फॉर्म का फ्रंट एंड। जैसे आप फॉर्म के अंदर देखे होंगे, आप नेम होता है, फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन होता है, पासवर्ड डालने का ऑप्शन होता है। तो ये जो फॉर्म फिलअप करने का जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो कहलाता है फॉर्म का फ्रंट एंड। अब जो हमने फॉर्म का जो फ्रंट एंड है वो हमने फिल कर दिया। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म कहीं ना कहीं जाके तो सेव होगा। तो जो हमारा फॉर्म जो है जहाँ पे जाके सेव होता है या जहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट होता है या जहाँ पे वो सेव होता है वो होता है हमारा बैकएंड होता है। तो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम उस बैकएंड का नाम डालते हैं जिस बैकएंड का हम यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ backend.php। अब यहाँ पे मैंने backend.php लिख दिया तो ये मत आप घबराइएगा कि मैं आपको PHP बताने वाला हूँ। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ backend.php कि जो मैं अपने फॉर्म के अंदर इनपुट करूँगा उसको तुम backend.php में जाके सेव कर दो। तो अभी हम PHP नहीं समझ रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए backend.php लिख दिया है। तो फिलहाल के लिए आप एक्शन को इग्नोर कर दीजिए। पर एक्शन क्या काम करता है? तो हमारे बैकएंड को लिंक करने का काम करता है कि जो हमारा फॉर्म के अंदर जो इनपुट होगा वो कहीं ना कहीं जाके सबमिट होगा। तो ये एक्शन वही काम करता है। तो अब हमारे पास फॉर्म के अंदर दो प्रकार के टैग आ जाते हैं, एक होता है लेबल, एक होता है इनपुट। मैं अभी आपको इनपुट टैग के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी जैसे ही इनपुट लिखूंगा और इनपुट लिखते हैं यहाँ पे देखिए VS कोड हमारा सजेस्ट कर रहा है इनपुट बटन, इनपुट चेक बॉक्स, इनपुट डेट, इनपुट ईमेल, इनपुट F, इनपुट फाइल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनपुट टैग का यूज़ करता हूँ और इनपुट लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या है कि इनपुट करो क्या चीज़, टेक्स्ट को। हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इनपुट का जो टाइप है वो क्या है, टाइप एट्रीब्यूट बता रहा है कि क्या क्या चीज़ हमें इनपुट करना है, क्या टाइप है हमारे पास इनपुट करने का। तो हम टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास इनपुट के बहुत सारे तरीके होते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या काम करता है। मैं इनपुट से पहले जाके यहाँ पे मैं नेम लिख दे रहा हूँ और नेम लिख के मैंने कॉलन लगाया, स्पेस देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब मैं अपने ब्राउज़र में चला जाता हूँ तो ये देखिए ये मेरा फॉर्म आ गया। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉर्म के अंदर ये मेरा नेम आ गया। अभी ये फॉर्म इन HTML ये मेरा H1 के अंदर ये तो बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं इसको H3 कर देता हूँ। मैंने H3 कर दिया, कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा तो ये अब सही आ रहा है। तो ये मेरा नेम आ गया, फॉर्म के अंदर नेम आ गया और यहाँ पे मैं अपने फॉर्म के अंदर नेम एंटर कर सकता हूँ। और फॉर्म के अंदर दूसरा होता है हमारे पास लास्ट नेम। तो मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ लास्ट नेम। फिर मैं इनपुट लिखूँगा और इनपुट लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नेम और लास्ट नेम साथ साथ आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम नीचे से आ जाए, लास्ट नेम मेरा नेम के नीचे आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं नेम वाला जो इनपुट
टैग है उसके आगे जाके मैं br टैग का यूज़ करूँ। आप सब जानते होंगे br क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। या तो मैं नेम से पहले मैं div टैग लगा दूँ। div टैग क्या होता है, div टैग होता है डिवीज़न टैग। आगे की क्लासेस में आपको अच्छे से बताऊंगा कि div क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैंने div लगाया, और div लगाने के बाद लास्ट में फिर मैं /div लगाऊंगा, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये देखिए, ये मेरा फॉर्म ऑटोमेटिक नीचे आ गया। जो फॉर्म का जो इनपुट है वो मेरा नीचे आ गया, ये देखिए। अब div लगाने से क्या हुआ, क्योंकि div जो है मेरा वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो मेरा इनपुट है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी फुल विड्थ लेते हों, जो पूरी फुल विड्थ लेते हों, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल विड्थ लेते हों, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और जो एलिमेंट एक लाइन का स्पेस लेते हों, एक लाइन का स्पेस लेते हों, वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो जो हमारा इनपुट है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, div जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैंने इसको इस नीचे की ओर एंटर करने के लिए मैंने क्या किया, div लगाया, क्योंकि हम स्पेस देने के लिए हम br का यूज़ नहीं करते। हम स्पेसिंग के लिए मार्जिन पैडिंग का यूज़ करेंगे। हम अपने आने वाली CSS के क्लासेस में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्पेस देने के लिए br का यूज़ करें। तो आगे के क्लास में हम CSS में अच्छे से समझेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, div के आगे फिर भी एक br लगा देता हूँ। div के आगे मैं br लगा दूंगा और कंट्रोल एस करूँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, मेरा फॉर्म थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा, अच्छा दिखने लग गया। या तो फिलहाल के लिए मैं अभी आपको ये div हटा देता हूँ, आगे की क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि div क्या होता है। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 2 br लगा देता हूँ। पर फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि हम br का यूज़ नहीं करेंगे, हम CSS में ब्रेक के लिए br का यूज़ नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हम फॉर्म सीख रहे हैं तो हम br का यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म आ गया। अब फॉर्म के अंदर एक होता है नेम, एक होता है लास्ट नेम, फिर हमारे पास होता है ईमेल। अब ईमेल मैं लिखूँगा और इनपुट टैग लगाऊँ, और इनपुट के अंदर हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल होता है। इनपुट टाइप ईमेल मैंने एंटर प्रेस किया। अब आप यहाँ देखेंगे इनपुट टाइप ईमेल, नेम और आईडी आ गई, फिलहाल में मैं नेम और आईडी को यहाँ पे कट कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा ईमेल आ गया। अब ईमेल के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये ईमेल आ गया। अब यहाँ पे हम @ लगा सकते हैं और बाकी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ईमेल हो गया। अब यहाँ पे ईमेल भी हमारे आगे से आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लास्ट नेम के आगे जाकर 2 br लगा देता हूँ। 2 मैंने br लगा दिया। अब ये क्या होगा, स्पेस आ जाएगा इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये ईमेल यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब हमारे पास ईमेल के बाद होता है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड और कॉलन लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, इनपुट टाइप पासवर्ड। तो इनपुट कॉलन पासवर्ड ले सकते हैं। मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए इनपुट कॉलन पासवर्ड। अब इनपुट टाइप पासवर्ड लगाने से क्या होगा, कंट्रोल एस करके अगर मैं सेव करूँगा तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल के अंदर हम @ लगा के @gmail.com लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड के अंदर कोई भी डेटा एंटर करूँगा तो ये देखिए ये शो नहीं हो रहा, ये हाइड हो गया, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो हमारा शो नहीं होना चाहिए। पासवर्ड हमेशा हाइड होना चाहिए। इसीलिए पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड वो हमारे पासवर्ड की तरह इनपुट करने के लिए हमें देता है। तो ये देखिए इनपुट टाइप पासवर्ड हमारा ये काम करता है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 br लगा लेता हूँ। 2 मैंने br लगाया। अब कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेक आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के अंदर ये नेम आ रहा है। यहाँ पे आईडी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, आईडी मैंने हटा दी। अब यहाँ नेम आ रहा है, ये नेम क्या है, तो जब भी हम किसी बैकएंड का यूज़ करते हैं, जब भी हम अपने फॉर्म को बैकएंड को देंगे, अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो जो भी हमारा बैकएंड होगा वो हमारे इस इनपुट को कैसे समझेगा कि ये पासवर्ड है। तो ये जो हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड है, इनपुट टाइप पासवर्ड, इस टैग को मैं एक नेम असाइन करता हूँ। इस इनपुट टाइप पासवर्ड को, ये जो मेरा इनपुट
का जो ये फॉर्म है, ये जो इनपुट का जो डेटा इनपुट करने का जो टैग है, इसको हम एक नाम असाइन करते हैं जिससे हमारा बैकएंड इसको समझ पाता है या देख पाता है। नेम मतलब ये क्या समझ सकते हैं कि जो मेरा इनपुट टाइप पासवर्ड है, इस टैग को एक विशेष नाम दिया जाए, और ये नाम क्या करेगा कि मेरे बैकएंड को समझने में मदद करेगा कि इस टैग, इस नाम के अंदर क्या एंटर हुआ है। तो मैं यहाँ पे नेम के अंदर लिख देता हूँ पासवर्ड, या मैं लिख देता हूँ माय पासवर्ड, कंट्रोल एस करूँगा। तो अब इस इनपुट टाइप पासवर्ड का जो नाम है वो है माय पासवर्ड। ये मेरे बैकएंड को सहायता देता है कि इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, ये मेरा बैकएंड को समझ में आएगा। अब कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ। अभी फ़िलहाल में इसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा क्योंकि जो हमारा नेम वो यहाँ शो नहीं होता, ये बैकएंड के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास इनपुट के अंदर चेक बॉक्स होता है, तो चेक बॉक्स को लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आर यू एलिजिबल, और यहाँ पे मैं इनपुट टैग का यूज़ करूँगा, इनपुट कॉलन चेक बॉक्स, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नेम आ गया, आईडी आ गई। आईडी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगा कि आईडी क्या काम करता है। तो नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ माय चेक बॉक्स, कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। तो अब देखिएगा ये मेरी वेबसाइट के अंदर एक चेक बॉक्स आ चुका होगा, ये मेरी वेबसाइट के अंदर एक चेक बॉक्स आ चुका होगा। ये देखिए आर यू एलिजिबल, ये मेरे वेबसाइट में एक चेक बॉक्स आ गया, देखिए चेक। अब मैं यहाँ पे ये फिर से आगे आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, 2 BR लगा लेता हूँ। 2 BR मैंने लगा लिया, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आर यू एलिजिबल आ गया। अब हमारे पास एक जेंडर का इस फॉर्म के अंदर ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक जेंडर लगा लेता हूँ, नेम लास्ट नेम, और लास्ट नेम के बाद में एक जेंडर का ऑप्शन दे देता हूँ, जेंडर। और जेंडर के अंदर आपने देखा होगा कि मेल फीमेल अदर, वहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक सर्कल बॉक्स होता है, तो उसको हम रेडियो बॉक्स कहते हैं, रेडियो बटन कहते हैं उसको हम। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप रेडियो। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इनपुट लिखेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे रेडियो मिल जाएगा। या तो हम कर सकते हैं इनपुट कॉलन लगाएंगे, और कॉलन लगा के आप लिख सकते हैं रेडियो, इनपुट कॉलन रेडियो में लिखूँगा, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे पूरा आ गया। आईडी हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ माय जेंडर, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे आ गया जेंडर। अब यहाँ पे ईमेल सामने आने लग गया, इसका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, जेंडर के आगे हमने कोई BR नहीं दे रखा है, तो BR दे देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो ये मेरे जेंडर के पास जेंडर से नीचे आ गया, ईमेल वाला जो बॉक्स है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियो बटन है। अब जेंडर के आगे हमें बनाना पड़ेगा, एक जेंडर में हम आगे लिखेंगे, इस BR को नीचे कर देता हूँ, और जेंडर के आगे मैं लिख देता हूँ मेल, और मेल के आगे फिर एक हम चेक बॉक्स बनाएंगे फीमेल के लिए, तो मैं यहाँ पे फिर इनपुट लिखूँगा, और इनपुट कॉलन रेडियो, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल एस करूँगा, और यहाँ पे देखिए ये देखिए मेल के लिए आ गया। अब मेल के आगे मेरे को एक फ़ीमेल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं नेम के अंदर मैं डाल दे रहा हूँ माय जेंडर, नेम के अंदर मैंने माय जेंडर डाल दिया। आईडी फ़िलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फीमेल, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो जेंडर है, फिलहाल मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे एंटर प्रेस कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। तो जेंडर के आगे मैंने एक रेडियो बटन बनाया, मैंने क्या किया, रेडियो बटन क्या काम करता है, तो ये चेक बॉक्स, ये बटन लाने का काम करता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इनपुट टाइप रेडियो और नेम मैंने माय जेंडर दे रखा है, दोनों को, जो नेम है माय जेंडर दे रखा है, दोनों को मैंने नेम माय जेंडर दे रखा है। अब दोनों को मैंने नेम माय जेंडर क्यों दिया, क्योंकि किन्हीं दो टैग के अंदर सेम नेम देने से क्या होगा कि कोई एक सिलेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ अपने फॉर्म के अंदर तो देखिए इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है, अगर मैं फीमेल वाले के अंदर
मैं जेंडर ना दूँ, कुछ भी ना दूँ, कंट्रोल एस करके अगर मैं सेव करूँ तो क्या होगा, अब ये दोनों सेलेक्ट होंगे। देखिए अब ये दोनों सेलेक्ट होने लग जाएंगे। पर जेंडर के अंदर क्या होता है, या तो एक व्यक्ति मेल होगा या तो फीमेल होगा या अदर भी हो सकता है। तो अगर किन्हीं दो इनपुट टैग के अंदर नेम मैं सेम कर दूं, जैसे मैंने मेल के जो रेडियो बटन है उसका नेम मैंने माई जेंडर दिया है और फीमेल के नेम के अंदर मैं माई जेंडर दे दूं, तो क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, क्योंकि दोनों को मैंने सेम नाम पुकारा है, इन दोनों को मैंने सेम नाम पुकारा है। तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा जब मैं दोनों में माई जेंडर डाल दूंगा। या तो कोई इंसान मेल होगा या तो फीमेल होगा या अदर भी हो सकता। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और रेडियो बटन बना लेता हूँ, इनपुट कॉलन रेडियो, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है तो मैं ऑल्ट जेड दबाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं माई जेंडर दे दूँगा नेम के अंदर और आईडी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले देता हूँ अदर, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो देखिए या तो मेल होगा व्यक्ति या तो फीमेल होगा या तो अदर होगा। अब देखिए फ़िलहाल में ये थोड़ा सा हमारा जो ये कोड है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। तो अभी देखिए ये मेरा HTML का कोड है वो सिस्टमेटिक ढंग से आ गया। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब हमारे पास फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे नेम आ गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं टेक्स्ट एरिया जैसे मैंने लिखा और कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम में मैं टेक्स्ट एरिया ही डाल देता हूँ, टेक्स्ट माई टेक्स्ट या माई मैसेज डाल सकता हूँ, तो मैं माई टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के आगे लिख देता हूँ मैसेज, कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा और सबसे पहले मैं आर यू एलिजिबल के आगे 2 BR लगाऊंगा, जिससे आर यू एलिजिबल के बाद स्पेस आ जाए। तो ये मेरा बॉक्स आ गया, चेक बॉक्स आ गया, चेक बॉक्स के नीचे मेरा ये मैसेज बॉक्स आ गया। अब इस मैसेज के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट एरिया होता है ये किस लिए होता है, कंप्लेन सेक्शन वगैरह या कंप्लेन बॉक्स वगैरह होता है। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर कंप्लेन सेक्शन होता है, उसके अंदर हम कंप्लेन एंटर करते हैं तो इसी के दौरान आता है। अब आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे नीचे माउस को लेके जाएंगे तो छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो अभी मैं अपने VS कोड के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे एक आ रहा है आईडी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे कॉलम है, कॉलम्स है, तो कॉलम्स 30 लिख दूँ। अगर 30 की जगह अगर मैं 50 लिख दूँ, यहाँ पे 50 लिख दूँ, कंट्रोल एस करूँ तो क्या होगा, तो 50 कॉलम्स ये आगे आ जाएगा, कॉलम्स 50 कॉलम्स आ जाएगा। मतलब इसके अंदर 50 कॉलम्स आ जाएगा। रो अगर मैं कर दूँ 20, कंट्रोल एस करूँ तो क्या होगा, रो बढ़ जाएंगे इसकी। अब यहाँ पे रिफ़्रेश हो रहा है मेरा पेज तो रो 20 आ गया। या तो मैं क्या करता हूँ 60 कर लेता हूँ, 60 लिख के कंट्रोल एस करूँगा तो ये देखिए 60 रोज़ आ गई, इसके बीच में 60 रोज़ आ गई। तो आप इसको कॉलम और रो के अकॉर्डिंग भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। कॉलम क्या होता है, ये होता है, और रो क्या होती है, नीचे की लाइन रोज़ होती हैं। तो हमने क्या कर दिया, नीचे 60 रोज़ दे दी और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 60 रोज़ दे दी, 50 कॉलम्स दे दिए। तो ये 50 कॉलम्स बीच में आ गए और नीचे रोज़ आ गई। वो दिख नहीं रहे पर हाँ यहाँ पे रो और कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो गए। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल में क्या कर देता हूँ, इसको मैं 10 ही कर देता हूँ और इसको मैं कॉलम्स को कर देता हूँ 30 और कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो ये देखिए ये छोटा सा बॉक्स आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर्म के अंदर एक सिलेक्ट टैग होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट और सिलेक्ट लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो सिलेक्ट के अंदर नेम आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री। आपने फॉर्म के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे एक लिस्ट आती है, ऑप्शंस आते हैं कि सिलेक्ट योर कंट्री, आपकी कौन सी कंट्री है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस टैग आते हैं, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन लिखूँगा और ऑप्शन के अंदर सबसे पहले वैल्यू बोल रहा है तो मैं लिख देता हूँ भारत और ए ऑप्शन के अंदर मैं लिखूँगा भारत। और एक और
ऑप्शन मैंने बना लेता हूँ। एक ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ USA, वैल्यू दे दिया मैंने USA और यहाँ पे मैंने USA लिख दिया। अब कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा और मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ तो ये देखिए भारत और USA, भारत USA, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया भारत और USA, भारत USA। अब हमारे पास सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस के अंदर एक सिलेक्टेड एट्रीब्यूट भी होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फ़िलहाल के अंदर भारत आ रहा है, यहाँ पे पहले बाय डिफ़ॉल्ट में भारत आएगा, जो हमने फर्स्ट ऑप्शंस के अंदर डाला होगा वो सबसे पहले शो होता है, सबसे पहले शो होता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट में USA सिलेक्टेड रहे, तो यहाँ पे सिलेक्ट एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। ऑप्शन के अंदर एक सिलेक्टेड एट्रीब्यूट होता है, सिलेक्टेड जैसे मैं लिख दूंगा ऑप्शन के अंदर, तो कंट्रोल एस करूँगा तो USA के अंदर मैंने सिलेक्टेड लिखा है, तो अब क्या होगा कि ये देखिए USA बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट रहेगा। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट में पहले ही भारत बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट था क्योंकि भारत सबसे पहले लिखा हुआ था। तो सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग आता है जो हमें ऑप्शन लिखने में मदद करता है। तो हमारे फॉर्म के लास्ट में एक सबमिट बटन होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट कॉलन सबमिट, सबमिट लेके एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे वैल्यू में मुझे वो नाम लिखना है जो मैं अपने बटन के अंदर शो करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट नाउ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये देखिए सबमिट नाउ यहाँ पे आ गया। फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR दे दूँगा, सेलेक्ट के आगे जाके यहाँ पे मैं BR दे रहा हूँ, 2 BR लगा लेता हूँ मैं, 2 यहाँ पे BR लगा लिया मैंने और कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ सबमिट नाउ आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी फॉर्म के अंदर डेटा एंटर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेल डाल दिया और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, आर यू एलिजिबल। तो यहाँ पे मैंने अपने डेटा को एंटर कर दिया और यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कैन नॉट गेट backend.php, क्योंकि हमने backend.php भरी ही नहीं है हमारे पास, हमने backend.php बनाई नहीं है। तो मेरा जैसे ही फॉर्म पे मैंने सबमिट किया तो ये क्या किया कि इसके पास इसने सबमिट करने के लिए डाल दिया। यहाँ पे देखेंगे ब्राउज़र के अंदर ये मेरा डेटा आ गया। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करके सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा फॉर्म है वो मेरे बैकएंड के अंदर जाके चला जाएगा, सेव हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक और बटन होता है जिसको हम कहते हैं रीसेट बटन। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप रीसेट मैं ले लेता हूँ, इनपुट कॉलन रीसेट, रीसेट और रीसेट के अंदर वैल्यू मैं दे देता हूँ रीसेट नाउ, रीसेट नाउ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब यहाँ पे सबमिट नाउ क्या काम करता है, तो जो भी मैंने डेटा लिखा है उसके बाद डेटा लिख के मैं जैसे ही मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। कहाँ, बैकएंड को। अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा फॉर्म है वो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसा पहले से था, ये सब कुछ इरेज हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रीसेट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरा फॉर्म पूरी तरीके से रीसेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ फीमेल पे और फिर रीसेट करूँ तो ये देखिए ये पूरी तरीके से रीसेट हो गया। अब हमारे पास फॉर्म के अंदर एक लेबल टैग होता है, लेबल टैग क्या काम करता है, तो मैं आपको लेबल लिख के दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्म एक्शन के अंदर जाके एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेबल फॉर इक्वल टू डबल कोड। अब लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, यहाँ से मैं नेम को कट कर देता हूँ, नेम, यहाँ से मैंने नेम कट कर दिया। और यहाँ पे अब इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी। बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे नेम भी था पहले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम एट्रीब्यूट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय नेम। अब आईडी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेबल फॉर नेम। अब मुझे यहाँ पे लेबल फॉर के अंदर आईडी डालनी है, आईडी क्या, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ये मेरा जो इनपुट टाइप है वो क्या है, नेम है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम। आईडी में मुझे अपने जो HTML का जो इनपुट टैग है, उसको हम एक आईडी देंगे।
और आईडी क्या करेगी, आईडी का जो आईडी के अंदर जो नाम होगा वो हमारे लेवल 4 के अंदर शो होगा, लेवल 4 के अंदर होगा। तो लेवल 4 के अंदर मैं नेम लिख दूंगा और कंट्रोल एस करूंगा। यहाँ पे आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, 4 के अंदर वही आएगा जो हमारी आईडी होगी, टैग के अंदर जो आईडी होगी वही हमारे लेवल 4 के अंदर आना है। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। अब लेबल से क्या होगा, मैं अपने ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो मैं जैसे ही नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक से टेक्स्ट बॉक्स जो है मेरा हाईलाइट हो गया। तो लेबल क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर अपने नेम पे क्लिक करूँ तो मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो वहाँ पे आ जाए। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड में लगाएंगे तो पासवर्ड आ जाएगा। आर यू एलिजिबल में अगर मैं लेबल लगा दूँ तो क्या होगा, आर यू एलिजिबल में अगर मैं लेबल लगा दूँ तो जैसे मैं आर यू एलिजिबल पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक से क्या होगा कि चेक हो जाएगा। तो मैं आर यू एलिजिबल में जाके लेबल लगा लेता हूँ, बी आर के आगे मैं लिख देता हूँ लेबल। अब मुझे क्या करना होगा, चेक बॉक्स के अंदर नेम के आगे मुझे एक आईडी देनी होगी, क्योंकि आईडी नहीं देंगे तो हमारा लेबल वो समझ ही नहीं पाएगा कि हमें किसको टारगेट करना है। तो आईडी में दे देता हूँ चेक बॉक्स और लेबल 4 के अंदर आईडी का नाम डालेंगे। तो किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो चेक बॉक्स को कर रहा हूँ। तो आईडी लेबल 4 के अंदर आएगी, यहाँ आईडी की आवश्यकता होती है लेबल 4 के अंदर। अब मैं यह आर यू एलिजिबल को यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेबल के अंदर जाके पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं आर यू एलिजिबल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक चेक बॉक्स चेक हो जाएगा, ये देखिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे फॉर्म के अंदर कि मैं जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट पे क्लिक करूं और वो मेरा बॉक्स चेक हो जाए या हाईलाइट हो जाए। तो ये हमारे पास मैंने बता दिया लेबल। आप यहाँ पे सब में लेबल लगा के देखें, क्योंकि लेबल बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। अब हमारे पास HTML के अंदर इनपुट टाइप फाइल भी होती है, एक टाइप होता है फाइल। तो मैं एक बार आपको फाइल बता देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि टेक्स्ट एरिया के आगे जाके सबसे पहले मैं BR दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट एरिया के बाद एक ब्रेक आ जाए मेरे पास। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट कॉलन फाइल, एंटर करूँगा। अब यहाँ पे नेम आ गया। अब इनपुट टाइप फाइल क्या करती है, तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि चूज़ योर डॉक्यूमेंट यहाँ ऑप्शन आता है, या अपलोड योर डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के अंदर। तो यहाँ हम फाइल वाला अपलोड का जो हम ऑप्शन डालते हैं वो हम इनपुट टाइप फाइल से डालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड योर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये आ गया, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। अब मैं जैसे यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जहाँ पे भी मेरी फाइल होगी उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। जैसे ये आ गया तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओपन किया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरा फॉर्म पूरी तरीके से वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर आ गया, मैं यहाँ पे जाके BR करूँगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो चूज़ फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल इनपुट टाइप फाइल होती है हमारे पास। अब मैं आपको एक एट्रीब्यूट और बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इन सब में लेबल लगा के देखें। जहाँ पे मैंने डायरेक्ट नेम लिख रखा है वहाँ पे आप लेबल लगाएं तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसे ही मैं अपने नेम पे क्लिक करूँगा तो हमारा बॉक्स ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो मेरा नेम है उसके अंदर जाके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक बार इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। स्पेस यहाँ पे आप एक्चुअली कंफ्यूजिंग सा लग रहा है थोड़ा सा ना, तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा आसानी के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले में इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जाके मैं प्लेस होल्डर लिखूँगा। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है एक। अब प्लेस होल्डर क्या काम करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। अब आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यहाँ शो हो रहा है एंटर योर नेम। ये होता है प्लेस होल्डर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम आप एक डेटा शो कराते हैं कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने नाम डालिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाम डालूंगा ये ऑटोमेटिक से गायब हो जाएगा।
एंटर योर नेम। तो प्लेस होल्डर से क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वहाँ पे एक नाम शो करवा सकते हैं जो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमको डालना है। यहाँ पे मैं लास्ट नेम पे भी लिख सकता हूँ कि एंटर योर, सबसे पहले प्लेस होल्डर लगाएंगे, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर लास्ट नेम, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंटर योर लास्ट नेम। तो ये प्लेस होल्डर काम करता है कि मैं अपने जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसके अंदर हम एक होल्डर का नाम दे सकते हैं कि इसमें क्या हमें डालना है। तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर बता दी, और अगर आगे कुछ और भी समझना होगा तो मैं आपको आगे की क्लासेस में अच्छे से बता दूंगा। बाकी आप जैसे यहाँ पे इनपुट लिखेंगे ऑटोमेटिक ये सजेस्ट कर देता है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इनपुट कॉलन डेट भी होता है। यहाँ पे डेट टाइम आ गया, मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप डेट होता है, डेट इनपुट टाइप डेट लेके कंट्रोल एस करूँगा। तो अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो फॉर्म के अंदर एक डेट आ गया। यहाँ पे एक्चुअल में मैंने क्या कर दिया, एक टाइप डेट यहाँ पे एक मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके आगे मैं एक बी आर लगा दूंगा, तब जाके वो लास्ट नेम नीचे आएगा। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये अब सही से आ गया, लास्ट नेम यहाँ आ गया, बीच में डेट ऑफ बर्थ आ गया, थोड़ा गलती हो गई पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डेट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यहाँ पे मैं नेम ले देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एक पूरा कैलेंडर आ गया है, यहाँ पे ये कैलेंडर आ गया। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ HTML से इसको बनाया है, ये सिर्फ हमें HTML नहीं दिया है, ये हमारे फॉर्म टैग के अंदर जो इनपुट टाइप डेट है वो उसने हमें ये दिया है। तो हमारे पास फॉर्म के अंदर इस प्रकार एक लेबल टैग होता है, एक होता है इनपुट टैग। तो ये बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप इसको दोबारा से देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बाकी आप इनपुट लिखेंगे और आपको ऑटोमेटिक VS कोड सजेस्ट कर देगा। आप इसको आराम से देख के समझ सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इनपुट होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल याद होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन फ्यूचर कुछ भूल जाते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख के आराम से समझ सकते हैं। बाकी आपको VS कोड सजेस्ट कर देता है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो हमारे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सेव प्लेलिस्ट कर ले और यहाँ पे जाके बुक मार्क कर ले, जिससे ये मेरी प्लेलिस्ट जो है आपके सिस्टम में सेव हो जाए। और अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय सिया राम।